सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का जो हमारा लेसन चला हुआ था इकोनॉमिक्स पोर्शन का, पालमपुर गांव की कहानी कंप्लीट हो गया था। आशा है सभी ने आपने उसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास राइट कर लिया होगा, याद कर रहे होंगे। अब हम एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो प्यारे बच्चों, हम सारे के सारे जो पोर्शन है स्टेप बाय स्टेप उनको हम कर रहे हैं, यानी चारों पोर्शनों को बराबर लेकर चल रहे हैं। 2 लेसन हमारे पोल साइंस के, एक लेसन इकोनॉमिक्स का, एक लेसन हिस्ट्री का हो गया था और एक लेसन ज्योग्राफी का। अब हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन की शुरुआत कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। ये लेसन यूरोप, सेकंड लेसन है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यानी इससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति का वर्णन किया, पूरा विस्तार पूर्वक उसको पढ़ा, समझा कि क्रांति, चेंजिंग, बदलाव कैसे हुआ फ्रांस में। और आज हम इसी कड़ी में इसे लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा है कि आप ये चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इनको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। फ्रांसीसी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति लेसन का शीर्षक है। सामाजिक परिवर्तन का युग। इस युग को क्या कहा गया? समाज में चेंजिंग आई, विचारधारा चेंज हुई। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, प्रथम एस्टेट, सेकंड और तृतीय। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना में बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने का योगदान दिया, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो, यानी क्रांति उग्र स्वरूप ना ले। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी थे या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल संसाधनों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीतिक इन धाराओं में क्या फ़र्क थे? कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल में, परिवेश में एक नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करने के जिसे समाज में रेडिकल पुनर्गठन एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के और भी यानी परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ महाद्वीप में, और भी इससे प्रभावित, यानी भारत की भी बात करें एशिया में, तो वहाँ पर भी चेंजिंग आए। उनकी देखा देखी उदारवादी और रेडिकल रूढ़िवादी क्या थे।
समाज परिवर्तन के समर्थकों का एक समूह उदारवादी का था। उदारवाद ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिससे सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यानी धार्मिक विचारधारा भी अलग अलग थी। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचन सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अवसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं। पर समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यानी हम कहते हैं कि हमने जब फ्रांसीसी क्रांति का टेस्ट लिया तो उसमें था कि औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1946 में। इसके विपरीत रेडिकल समूह में ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश के आबादी बहुमत के समर्थक पर आधारित हो। इससे बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत थे। लोग बड़े जमींदार व अन्य संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह से विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर परिवर्तन विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी के आते आते वे मानते थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए, परंतु वह चाहते थे अतीत के समान दिए गए, अर्थात अतीत की पूरी तरह से ठुकराया न जाए, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन का केंद्र इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुआ और 19वीं सदी में क्रांति राष्ट्रीय कायांतरण के विभिन्न कोशिशों में इन सभी धाराओं और सीमाओं की संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो महत्वपूर्ण नोट्स बनेगा ये बनेगा कि सामाजिक युग का परिवर्तन यानी दौर कैसे स्टार्ट हुआ। एक तो ये, दूसरा ये है उदारवादी और रेडिकल रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी। इन सारी बातों पर आप विस्तार पूर्वक नोट्स तैयार करेंगे। ये लेसन है जो स्टार्टिंग में इसकी भूमिका तैयार करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम औद्योगिक समाज के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।